हेलो, नमस्कार। आज हम पॉलिटी का टॉपिक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स करने जा रहे हैं। इससे पहले पॉलिटी एंड इकोनॉमी की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। देखो, जितने भी आर्टिकल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पहली बात तो सभी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी कि आपको ये सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल आ रहा है आर्टिकल 17। जो आर्टिकल 17 है ये अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी कि जो छुआछूत है ना उसको ख़त्म करने की बात करता है। कौन सा आर्टिकल 17। देखो, आजकल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 21 से। वो आपको लिख देंगे, कहेंगे जो राइट टू लाइफ है यानी कि जीने का अधिकार है, वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 21 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, आर्टिकल 21 में एक और आर्टिकल आता है। कौन सा? मीन्स आर्टिकल आता है मतलब भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। कौन से वाला? देखो, वो आपको कहेंगे जो राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये भी आर्टिकल 21 में मेंशन्ड है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने बहुत बार सुना होगा, रिट्स होती है जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकती है, वो वाली रिट्स का आर्टिकल्स कौन सा है? उसका आर्टिकल 32 है, जो कि फंडामेंटल राइट में आता है। जो आर्टिकल 32 है ना, इसका नाम रिट्स नहीं है, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। याद रखना है आपको, वहां पर क्या लिखा होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है। उसके बाद देखो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो तो आपको पता ही है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ये सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने ऐड की थी, है ना, याद है ना? उसने कहा था भी फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। कौन सी अमेंडमेंट थे? 42nd अमेंडमेंट 1976 से, है ना। ठीक है। देखो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसका आर्टिकल पता होना चाहिए। पहली बात तो इसका आर्टिकल 51A है। ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी का आपको पार्ट भी पता होना चाहिए। इसका पार्ट कौन सा है? इसका पार्ट 4A है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कमेटी तो बता दी मैंने आपको, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज बनी थी? ये थी सरदार सवर्ण सिंह कमेटी। देखो, आगे क्वेश्चन आ रहा है, जो मनी बिल होता है ना, इसका आर्टिकल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहेंगे मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है? मनी बिल का आर्टिकल है 110। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। वो आपको कहेंगे जो बजट वर्ड है वो कहीं कहेंगे जो बजट वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। याद रखना, जो बजट वर्ड है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो उसकी जगह क्या यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज हुआ है। समझ गए? मतलब आपको क्वेश्चन देंगे कि बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। इसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया है। तो आपको कहेंगे बजट का या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल 112 है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखो, उसके बाद आ रही है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पहली बात होता क्या है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब पार्लियामेंट होती है ना, हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है, जब लोकसभा या राज्यसभा और दोनों, मतलब भी हाउस में नहीं है, मतलब भी छुट्टी पर है। छुट्टी पर मीन सेशन में नहीं है, मतलब भी हम कह सकते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो सेशन में नहीं है, छुट्टी पर गए हुए हैं। उस टाइम के ऊपर अगर कोई लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा? उस टाइम के ऊपर प्रेसिडेंट लॉ बनाता है। जो प्रेसिडेंट लॉ बनाते हैं ना उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। जो प्रेसिडेंट ने लॉ बनाया वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, समझ गया? ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। कब बनाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होते, यानी कि जब छुट्टी पर होते हैं। देखो, इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 123 है। ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कौन सा है? 123 है। ठीक है। देखो, उसके बाद ना एक ऑर्डिनेंस के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आपको कहेंगे ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? याद रखना, ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ होती है 6 महीने 6 वीक, यानी कि 6 मंथ 6 वीक। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है? ज्वाइंट सीटिंग का मतलब ये होता है जब लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, जो मानकर चलो उनमें से एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरे हाउस ने बिल नहीं पास किया, इस कंडीशन को डेडलॉक कहते हैं। जब ये कंडीशन बन जाती है ना, फिर दोनों हाउस होते हैं ना, इनकी मीटिंग होती है जो ज्वाइंट बुलाई जाती है, मतलब ये दोनों हाउस साथ में बैठते हैं। कौन सा? लोकसभा भी और राज्यसभा भी। इसे कहते हैं ज्वाइंट सीटिंग। ठीक है। ज्वाइंट सीटिंग का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 108 होता है। उसके बाद देखो, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है ज्वाइंट सीटिंग को बुलाता कौन है? वो आपको ऑप्शन में दे देंगे, स्पीकर बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, या पीएम, या नन ऑफ दी अबव। याद रखना, ज्वाइंट सीटिंग को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग के ऊपर ये क्वेश्चन बन जाता है, कहेंगे ज्वाइंट सीटिंग होती है जो है ना, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठेंगे, तो उसको उसका चेयरमैन होता है, कौन होता है? मतलब इसको चेयर कौन करेगा? मीन्स उसमें हेड कौन होगा, मतलब बैठकर उसको
जैसे स्पीकर होता है ना, जहाँ स्पीकर लोकसभा में होता है और जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा में होता है, जो हेड करता है ना लोकसभा या राज्यसभा को, है ना, उसका चेयरमैन कौन होता है उसका, मतलब भी ज्वाइंट सीटिंग को चेयर कौन करेगा उस टाइम के ऊपर, ज्वाइंट सीटिंग को याद रखना स्पीकर चेयर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको कह देंगे ज्वाइंट सीटिंग को चेयर कौन करता है, ज्वाइंट सीटिंग को स्पीकर चेयर करता है, ठीक है। उसके बाद देखो फाइनेंस कमीशन आ रहा है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पता होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है, याद रखना, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352 है, याद रखना। देखो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका जो पहला ही आर्टिकल है उसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, मतलब भी जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी है ना इंडिया में, सभी का नाम और नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह देंगे मान के चलो भी कोई नई स्टेट बनानी है इंडिया में, समझ गए, मतलब ये इंडिया में कोई नई स्टेट बनानी है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होगा, उसके लिए आर्टिकल 3 यूज होगा, समझ गए आप। आपको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3 है। देखो उसके बाद आर्टिकल 15 है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, मतलब भी आर्टिकल 15 में लिखा है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है किसी के साथ, वो 5 ग्राउंड लिखे हुए ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ है ना, ये 5 ग्राउंड के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल 15 कहता है। एक बात याद रखना, इसको कंफ्यूज मत करना, कौन से है, आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है, जो आर्टिकल 15 है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो अभी नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 18, देखो आर्टिकल 18 किसकी बात करता है, जैसे आपने सुना था ना पहले किसी पर्सन के नाम के आगे लगता है राजाधिराज, राजा महाराजा, ऐसा कुछ लगता था नाम के आगे, वो जो टाइटल्स है इसे क्या कहते हैं, टाइटल्स कहते हैं। ये वाले टाइटल्स अब इंडिया में खत्म हो गए, ये टाइटल अब किसी के नाम के आगे नहीं लगते हैं, ठीक है, यानी कि इन टाइटल को हटाने की बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 18 करता है। किसकी बात करता है, और वायलेशन ऑफ टाइटल्स, इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 19 किसकी बात करता है, जो हमें बोलने का अधिकार है ना, ठीक है, जो हमें बोलने का अधिकार है, हमें घूमने का अधिकार है, ठीक है, ये सारे के सारे अधिकार किस में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 19 में लिखे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 19 है। देखो अभी ये आर्टिकल भी बहुत आजकल चल रहा है, वो कहेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि वो हमने सुना है ना, कोई बच्चा होता है कितनी एज के बीच में, उसकी एज मान के चलो भी 6 से 14 साल के बीच है, यानी कि जिस बच्चे की एज 6 से 14 साल के बीच है उसकी एजुकेशन की बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 21A करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है आर्टिकल 40 कौन सा है, आर्टिकल 40 पंचायत की बात करता है, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 44 किसकी बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है हमारे इंडिया में कितने रिलीजन है, सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, या कोई और रिलीजन है, सभी रिलीजन के ना अपने अलग अलग लॉ है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, सभी रिलीजन का सेम लॉ होना चाहिए, एक जैसा लॉ होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये कहता है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। उसके बाद आ रहा है आर्टिकल 45। यार बात याद रखना एक, पता है क्या, जो आर्टिकल 21A है, ये इसमें कौन सी एजुकेशन की बात हो रही है, मतलब कोई किस एज वाले बच्चे की बात हो रही है, इसमें हो रही है 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चा है, ठीक है, उसकी एजुकेशन की बात होती है आर्टिकल 21A में। जो आर्टिकल कौन सा आ रहा है, 45 आ रहा है, आर्टिकल 45 में उस बच्चे की एजुकेशन की बात होती है जिसकी एज 0 से 6 साल है, यानी कि 6 साल से नीचे वाले एज वाले बच्चे की बात होती है, किसमें, आर्टिकल 45 में, याद रखना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो आर्टिकल 50 क्या है, आर्टिकल 50 के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, वो कहेंगे आर्टिकल 50 क्या है, आर्टिकल 50 किसकी बात करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग है, सेपरेट है, ठीक है, इसकी बात करता है आर्टिकल 50। उसके बाद आ रहा है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस की बात करता है, ठीक है, याद रखना, आर्टिकल 51 किसकी बात करता है, इंटरनेशनल पीस की। उसके बाद देखो आपने बहुत बार सुना होगा प्रेसिडेंट ने किसी की फांसी की सजा माफ कर दी है ना, यानी कि जो प्रेसिडेंट के पास पार्डन की पावर होती है, यानी कि माफी की पावर होती है, वो प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 72, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रेसिडेंट की पार्डन पावर का आर्टिकल 72 है। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, जैसे मान कर चलो भी PM हो गया है ना, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, इन सभी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। इसका आर्टिकल कौन सा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल 74 है, इंपॉर्टेंट है, याद
याद रखना। उसके बाद ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कहेंगे जो पीएम होता है उसकी अपॉइंटमेंट का आर्टिकल कौन सा है? पीएम की अपॉइंटमेंट का आर्टिकल 75 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाएगा जो पीएम है उसकी ड्यूटीज़ के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? वो आर्टिकल 78 है। उसके बाद देखो अभी कभी कभार पता क्या होता है, प्रेसिडेंट को ना कंसल्ट करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, कोई केस आ जाता है। ऐसे केस में जब प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट से, उसे पावर कौन से आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 143 से मिलती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का आर्टिकल कौन सा है? 155 है। देखो जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर है ना माफ़ी की, ऐसी गवर्नर के पास भी पावर होती है पार्डन की, यानी कि माफ़ करने की। इसका आर्टिकल कौन सा है गवर्नर का? 161 है। देखो अभी हमने पीएम की अपॉइंटमेंट का आर्टिकल कौन सा किया था? 75 किया था। ऐसी जो हमारा गवर्नर है, ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट का आर्टिकल 155 है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम है, ठीक है, उसका आर्टिकल 164 है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखो आपने ना बहुत बार देखा हो भी कितनी कुछ स्टेट्स में दो हाउस होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। मतलब भी जो आर्टिकल 169 है वो किसकी बात करता है? जो सेकंड हाउस होता है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है या हटानी है, ठीक है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होगा? 169, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो जैसे हमने किया था ना, जो प्रेसिडेंट होता है वो ऑर्डिनेंस इशू करता है, यानी कि टेम्परेरी लॉ बनाता है ना, वो उसका आर्टिकल कौन सा था? 123 था, है ना। ऐसे गवर्नर भी बना सकता है ऑर्डिनेंस, है ना। तो गवर्नर का आर्टिकल कौन सा? 213 है, याद रखना, कौन सा? 213, ठीक है। उसके बाद देखो हमने अभी आर्टिकल 32 किया था, जिसमें हमने रिट्स की थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कहा था, जिसमें है ना मैंने उस जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट्स आती है वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, मगर हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। मगर जो हाई कोर्ट इशू करता है ना रिट्स वगैरह को, उसके लिए आर्टिकल कौन सा यूज करता है? 226, याद रखना। रिट्स का आर्टिकल हाई कोर्ट वाला कौन सा है? 226 है। सुप्रीम कोर्ट वाला कौन सा है? 32 है, ठीक है। उसके बाद देखो दिल्ली से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? 239AA, ठीक है। उसके बाद देखो कभी कभार पता क्या होता है ना, जो स्टेट्स होती है ना उनके बीच वाटर का डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे पंजाब हरियाणा में, है ना। जो वाटर का डिस्प्यूट है ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 262 में आता है, इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है? 263 है। ये वाला आर्टिकल पूछा गया एग्जाम में, याद रखना। इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है? 263 है। देखो फाइनेंस कमीशन का फिर से आ गया आर्टिकल, पहले ही मैंने आपको बताया था। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है। देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी। देखो यार इसके ऊपर क्वेश्चन ये बनता है, पहली बात आपको कहेंगे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है? नहीं है, याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो फिर कहेंगे इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कब किया गया था? मतलब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसको रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट से, ठीक है। वो पूछेंगे कौन सी अमेंडमेंट से इसे रिमूव किया गया था? इसे 44th अमेंडमेंट 1978 से रिमूव किया गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। उसके बाद आपको कहेंगे राइट टू प्रॉपर्टी का अब आर्टिकल कौन सा है? अब जो राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल है इसका आर्टिकल 300 है, ठीक है, याद रखना, कौन सा? 300 है। अब आपको कहेंगे राइट टू प्रॉपर्टी फिर है क्या? फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये क्या है? अब एक लीगल राइट है। कौन सा राइट है? लीगल राइट है। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विस की कौन सा आर्टिकल बात करता है? 312, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की कौन सा आर्टिकल बात करता है? 324। जो अमेंडमेंट होती है ना, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डालना है या कुछ निकालना है ना, मतलब ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है, उसे कहते हैं अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है? 368 है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। उसके बाद देखो इमरजेंसी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, नेशनल इमरजेंसी लगी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो जो नेशनल इमरजेंसी है ना, इसका आर्टिकल 352 है। जो स्टेट इमरजेंसी है इसमें 4 ऐड कर दो, 352 में कितना होगा? 356 हो गया, यानी कि स्टेट इमरजेंसी होगी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी इसका आर्टिकल कौन सा है? फिर से ऐड कर दो 4, 356 में कितना होगा? 360 हो गया, यानी कि 4 ऐड करने हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी, 4 ऐड किया 356 यानी कि स्टेट इमरजेंसी, उसके बाद 4 ऐड किया 360 यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। याद रखना जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, इंडिया में आज तक कभी भी नहीं लगी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी भी नहीं लगी है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे मैंने सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।